दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। इस मुहिम को सिंगल और सिंगल सीट करने के मामले को लेकर के हमारी गुजरात की नेतागिरी तो बहुत ही गंभीर है ही है, लेकिन इसमें पूरा साथ सहकार जो जिसकी वजह से चल रहा है वो हमारे राष्ट्रीय नेता अहमद पटेल साहब हैं। उन्होंने ही कपिल सिब्बल साहब, हरिंद्र रावल साहब और मुखर्जी जो है एडवोकेट, उनको उन्होंने इसमें जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं उनको उन्होंने इसके अंदर शामिल करके इस बात को रखने की कोशिश की है। कभी दुख भी होता है कि सेक्युलर पार्टी भी जो है वो भी उन्हीं के प्रोपेगेंडा में फंस जाती हैं, जबकि ये एक समाज ऐसा है कि जिसने मुस्लिम समाज के जिसने और दलित समाज के जिसने सेक्युलर पार्टी को जिंदा रखा है। खास करके मैं कहूँ कांग्रेस के लिए तो अगर कोई एक तबका जो बिल्कुल वफादारी के साथ पिछले 70 साल से रहा हो तो मैं मानता हूँ कि वो मुस्लिम समाज रहा है। हिंदुत्व की हार्ड लाइन, हिंदुत्व की सॉफ्ट लाइन, ये बस ये हार्ड सॉफ्ट में हमारा जो चक्कर पूरा का पूरा हमारा फंसा हुआ है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि रिजल्ट हार जीत जो भी हो, क्योंकि जितने लोगों को आप टिकट दो तो सबके सब चुनाव जीत नहीं जाते। इसलिए यानी मुसलमानों का, दलितों का प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए, उनको बराबर तरीके से हिस्सेदारी देनी चाहिए। देखिए, गुजरात में 13.25% पाटीदार हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस, बीजेपी सबके मिलाकर तकरीबन 52 एमएलए विधायक जो हैं वो पाटीदारों के हैं। मुस्लिमों की अगर बात करें तो मुस्लिम जो है तकरीबन 11% हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए 3 विधायक मुसलमान हैं। जबकि अगर बात करें दलितों की, ओबीसी की अगर बात करें, खास ओबीसी की, तो 40% से ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी सीटें आप देखिए 20-22 है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भी इस तरह का कुछ है कि मुसलमानों को टिकट नहीं दी जा रही है। इस तरह कांग्रेस के समर्थक हैं और हमको उसके लिए निशाना बनाया जाता है। तो ऐसे वक्त में भी जिस पार्टी को हमारे बड़ों ने अपने खून से सींचा, इतनी परेशानियां उठाने के बाद, इतनी तकलीफ उठाने के बाद हमने पार्टी को नहीं छोड़ा, तो कम से कम पार्टी के लोगों को भी हमारे सुख दुख में, और ख़ास करके जब हमारा दुख हो तो कम से कम न्याय इंसाफ की बात हो। हम समाज के लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 13 साल से जब से मैं विधायक हूँ, हर बात को विधानसभा हो या कांग्रेस पक्ष हो बेबाक तरीके से किया है, सही तरीके से बात को और ईमानदारी के साथ रखी है बात को। और बात रखने के पीछे का मकसद एक ही है कि मैं ईमान वाला हूँ, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि जो जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दी है इसका जवाब मुझे मरने के बाद अल्लाह को देना है। पूछा जाएगा कि हमने ये काम किया, जब हमने तुमको एमएलए बनाया था, हमने तुमको ताकत दी थी, तो तुमने तुम्हारी कोशिश किया नहीं की। तो हर चीज़ ईमानदारी से उनको निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन समाज को भी अपील करता हूँ कि जब आप जिनको रहबर बनाते हो, जिनको नेता चुनते हो, तो कम से कम उन पर भरोसा भी रखो और उनकी बात को मानो भी। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि ज़्यादातर तकलीफ जो है कि हमारी बातों को मानने में नहीं होता है। सोशल मीडिया के बहुत से फ़ायदे भी हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ नुकसान भी हुए हैं कि कुछ न्यूसेंस 5-7 मंद बुद्धि के बच्चे अहमदाबाद में हैं और विकृत लोग हैं कि जिनका काम, और उसमें कुछ लोग तो ऐसे कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे पीछे से उनका जुड़ाव है और उनकी सपोर्ट ये रहती है कि मुस्लिम लीडरशिप को किस तरह डिस्टर्ब किया जाए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। गुजरात में कांग्रेस की लाज रखने वाले हमेशा से मुस्लिम और दलित रहे हैं। ऐसे में गुजरात में जो कांग्रेस के विधायक हैं गियासुद्दीन शेख साहब, उनसे बात करेंगे। अक्सर आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि कई मसलों को लेकर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाई कोर्ट से बाद में सरकार को जो है वो, खासकर गुजरात सरकार को फटकार लगी, नोटिस भिजवाए गए। काफ़ी कुछ काम जो है वो लॉकडाउन के दौरान भी गियासु भाई ने किया था। और इसके अलावा अब जो है वो गुजरात में एक मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर स्वराज के चुनाव होने हैं, उस चुनाव को पीछे ले आने की बात हुई क्योंकि कोरोना का मामला चल रहा है। इसके अलावा एक ब्लॉक एक सीट को लेकर भी जो है एक मुहिम चलाई जा रही है। उस पूरे मामले पर हम बात करेंगे गियासुद्दीन भाई से। गियासुद्दीन भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने देश लाइव के लिए वक्त निकाला। गियासु भाई, जिस तरीके से एक ब्लॉक एक सीट की जो बात चल रही है, कांग्रेस की ये मांग हमेशा से रही है और उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में भी जो सुनवाई होगी, ये आखिर क्या है पूरा मामला? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, खासकर जो युवा तबका है उसको कहीं और उलझा कर रखा गया है। वो युवा समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली ये एक ब्लॉक एक सीट, ये पूरा मामला क्या है। एक ब्लॉक एक सीट का जो मामला है वो बहुत ही सेक्युलर पार्टियों के लिए अहमियत रखता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से अपने शासन में आई है गुजरात में, उसने हमेशा इस तरीके से विभाजन किया है सीमांकन का कि उसमें कांग्रेस के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो, और उसके साथ साथ कांग्रेस के साथ साथ
मुस्लिम्स हैं, दलित हैं, पछात हैं, उनको भी नुकसान हो। तो यानी जिस तरीके की साजिश के तहत एक जो सीमांकन होता है और उससे जो नुकसान हमने देखे हैं कि कांग्रेस को तो खमियाजा उसका शहरों में भुगतना ही पड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ मुस्लिम समाज की तो जो नेतागिरी जो है लोकल लेवल पे बिल्कुल से ख़त्म सी हो गई है। और पहला टारगेट कांग्रेस रहता है और दूसरा बड़ा टारगेट जो रहता है इनका हिडन एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का, वो मुस्लिम समाज रहता है, मुस्लिम तबका रहता है कि कैसे भी करो और इनका जो भी प्रतिनिधित्व है उसको ख़त्म करो। तो ये इस चीज़ के बारे में 2015 में भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र रावत जो है उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की थी। बहुत अच्छे तरीके से उस वक्त भी उसको सुना गया, लेकिन उस वक्त चुनाव की घोषणा हो गई, इसका जाहिरनामा जब बाहर आ गया तो उस वक्त में कोर्ट ने ये कहा कि अब तो ये चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, अगर हम इसको इस मैटर को डिसाइड करते हैं या जो भी फैसला हम इस मैटर का हम जो लेंगे वो फैसला सबको मंजूर रहेगा, सबको बाध्य रहेगा। ऐसी बात यानी उस वक्त में कोर्ट ने कही थी। लेकिन पिछले 5 साल से हमने देखा कि ये मैटर को यानी किसी भी तरीके से केंद्र सरकार, गुजरात सरकार उसको हथकंडे आजमाते उसको रुकवाती रही, उस मैटर को चलने नहीं दिया। तो हमने जब ये इसकी कोशिश 1 साल पहले शुरू की तो उस वक्त में एकदम से कोरोना की महामारी आई और लॉकडाउन का जो मामला था वो पूरा आने से पिछले 7 महीने तो इसी में चले गए। लेकिन जब फिर हमने देखा कि अब ये तो चुनाव बिल्कुल सिर पर है तो हमने अर्जेंट मैटर इसमें दाखिल की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी जो है इस वक्त में जो पुराने जितने भी केसेस हैं कोरोना की वजह से वो सुन नहीं रही है। अभी जितनी भी मीटिंग्स जितने भी हो रहे हैं सब वीडियो कॉलिंग से ही सब चल रहा है, सब वर्चुअली चल रहा है। तो फिर हमने एक अर्जेंट मैटर इसमें दायर की कि भाई गुजरात में स्थानिक स्वराज्य के चुनाव हैं, पूरे हिंदुस्तान में 99% हर स्टेट में, हर राज्य में एक ब्लॉक एक सीट है, सिर्फ गुजरात ही ऐसा है कि जहाँ पर ये चीज़ नहीं है। तो इस बात के लिए जब उसमें वहाँ पर गुहार लगाई गई तो हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने इस बात को कोर्ट के सामने जब रखा और ये भी बताया कि हमारी एक मैटर 2015 की भी पेंडिंग है, तो उस वक्त में खुशी की बात है कि जो चीफ जस्टिस बोबड़े साहब की जो बेंच है उसके अंदर ये तय हुआ कि जब इस मैटर को सुनना है तो जो पुरानी मैटर पेंडिंग पड़ी है तो दोनों को साथ में इकट्ठा करके ही सुना जाए। तो दोनों मैटर को सुनने की बात शुरू हुई। फिर उसके बाद कोर्ट ने सुना, लेकिन फिर उसकी जो डेट थी वो फिर 9/11/2020 की दे दी गई। तो फिर से हमने रिव्यू पिटीशन दाखिल की कि भाई फिर से मामला ये आएगा कि अगर यहाँ पर चुनाव डिक्लेयर हो गया तो फिर कोर्ट यही कहेगी कि ये तो इलेक्शन का नोटिफिकेशन बाहर आ गया है, इसलिए अब हम नहीं कर पाएंगे। तो कोर्ट ने उसको बहुत सीरियस लिया, हमारी बात की गंभीरता को समझते हुए कोर्ट ने उसकी मुद्दत जो थी वो 30/9 की थी। 30/9 वाली मुद्दत जो थी फिर वो 6/10 हुई, उसके बाद वो 8/10 हुई और 8/10 के दिन फिर से जो सॉलिसिटर जनरल है जो मौजूद रहे सरकार की जानिब से, उन्होंने फिर से इस मैटर को ना चले ऐसी उन्होंने कोशिश की, पूरी कोशिश की। लेकिन हमारे एडवोकेट्स जो थे कपिल सिब्बल जी और उनके साथ जो दूसरे साथी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि ये मैटर पिछले 5 साल से चल रही है, चुनाव सर पर है, इस मैटर को जल्दी से आप सुन करके इस मामले को कंप्लीट किया जाए। कोर्ट ने उस दिन उस वक्त ऑर्डर किया कि ये जो है मैटर ये अब 2 हफ्तों के में वक्त तय कर लिया जाएगा और ये मैटर को फाइनल इसको सुन लिया जाएगा और इस पर जो भी कोर्ट का जो डिसीजन है, निर्णय है, वो दे दिया जाएगा। अच्छा, आपने ये भी यहाँ के जो गुजरात के इलेक्शन कमिश्नर उनसे भी आपने मांग की थी कि कोरोना की वजह से इस चुनाव को जो है वो पीछे किया जाए, इसको अभी ना कराया जाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी एक रणनीति है ये कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है, दूसरी जगह यहाँ पर जो इलेक्शन होने हैं उसको भी थोड़ा टाला जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो गुजरात में उपचुनाव जो होने हैं कुछ विधानसभा सीटों पर, उसमें कांग्रेस की क्या तैयारी है? क्योंकि ये अक्सर कहा जाता है कि शहरी इलाकों में कांग्रेस जो है बीजेपी के सामने जो है काफ़ी कमज़ोर रहती है। तो क्या वजह है या क्या रणनीति इसमें हो सकती है कांग्रेस पार्टी की?
इसमें आपने जो कहा कि कोरोना के वजह से इसको रोका जाए, इसके लिए मैंने इलेक्शन कमीशन में भी रजूआत की थी। मैंने इसके लिए हाई कोर्ट में भी पीआई लगाई है कि उसमें हमारी बहुत सीधी बात है कि अभी जो है संक्रमण की स्थिति गुजरात में बहुत ही भयावह है। पहले अहमदाबाद और कुछ शहर ही थे इसमें, लेकिन अब तो छोटे छोटे देहात भी इसमें लगे हुए हैं। तो हमारी जो मेन जो बात थी वो ये थी कि 232 तालुका पंचायत, 32 जिला पंचायत और 6 महानगर पालिका में चुनाव होगा, तो लगभग 3.5 करोड़ लोग इसके मतदान करेंगे। वैसे तो 6.5 करोड़ लोग हैं, उसमें से 3.5 करोड़ लोग कम से कम मतदान करेंगे। और 3,60,000 के करीब जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं, उसमें पुलिस का अमला भी आ गया उसमें, उसके अंदर टीचर्स भी आ गए, उसके अंदर जितने भी कलेक्टर ऑफिस के जितने भी डिपार्टमेंट के लोग वो भी आ गए। तो यानी कि लगभग वो 3,60,000 लोगों के ऊपर भी संक्रमण का बहुत ही खतरा रहेगा। तो ये खतरा तो हमको था ही था, लेकिन साथ साथ में ये जब इस बात को हमने रखा, तो आज जब ये मामला कल इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात को माना और इस चीज़ को उन्होंने कल नोटिफिकेशन जाहिर करके कहा कि जनाब 3 महीने बाद जाएंगे, तो बहुत अच्छा लगा हमको कि एक तो जो है संक्रमण पे काबू रहेगा और दूसरा कि अब हमारे पास एक वक्त भी है, क्योंकि हमारी एक बात ये भी थी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रही थी। अब हमको उसके लिए पूरा हमको वक्त मिल गया है कि अब हम पूरे ताकत के साथ हम सिंगल वॉर सिंगल सीट के लिए जो हमारा जो मामला जो चल रहा है, इंशाल्लाह उसको हम बहुत अच्छे तरीके से चलवाएंगे, क्योंकि इस मुहिम को सिंगल वॉर सिंगल सीट करने के मामले को लेकर के हमारी गुजरात की नेतागिरी तो बहुत ही गंभीर है ही है, लेकिन इसमें पूरा साथ सहकार जो जिसकी वजह से चल रहा है वो हमारे राष्ट्रीय नेता अहमद पटेल साहब हैं। उन्होंने ही कपिल सिब्बल साहब, हरिंद्र रावल साहब और मुखर्जी जो एडवोकेट, उनको उन्होंने इसमें जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं उनको उन्होंने इसके अंदर शामिल करके इस बात को रखने की कोशिश की है कि जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ब्लॉक एक सीट है तो गुजरात में ही सिर्फ क्यों ऐसा नहीं है। तो यानी इसलिए हमको वक्त मिला है अब। अच्छा ग्यासु भाई, दूसरा जिस तरीके से आपने जो कहा, क्योंकि ये हकीकत है, सच्चर कमेटी की भी एक रिपोर्ट आई थी और उसमें भी कहा गया था कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज़्यादा बदतर है। लेकिन मौजूदा हाल में आप देखें 2014 के बाद में सबसे ज़्यादा प्रताड़ना जिसकी होती है तो वो मुस्लिम तबका है और दलित तबका है। सबसे ज़्यादा इन दो लोगों की सबसे ज़्यादा प्रताड़ना होती है, जैसा कांग्रेस की तरफ से ये बातें अक्सर कही जाती है। और हकीकत भी यह है कि कांग्रेस की जहाँ पर भी, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, हमेशा दलितों ने और मुसलमानों ने कांग्रेस की इज्जत रखी है हर जगह पर। लेकिन उसके बावजूद अभी देखिए आप बिहार का जो चुनाव चल रहा है वहाँ पर किसी पार्टी ने, कांग्रेस ने कोई मुस्लिम उम्मीदवार वहाँ पर नहीं दिया है, आरजेडी ने सिर्फ 3 उम्मीदवार दिए हैं, जेडीयू ने एक भी उम्मीदवार नहीं दिया है, बीजेपी का तो कुछ कह नहीं सकते कि वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार क्या हो, एलजेपी से थोड़ी उम्मीद है कि एलजेपी शायद जो है वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार देगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या माना जाए, पार्टियों की तरफ से भी मुस्लिम समुदाय को और दलितों को जो है वो कुछ बिल्कुल पीछे धकेलने की साजिश की जा रही है। दलित समाज के लिए तो अनामत है, तो चाहते हुए भी उनको नहीं धकेल पाते हैं। लेकिन पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने निशाने पर लेकर के समाज में जो ध्रुवीकरण की राजनीति की, तो वो जो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम वाला जो मामला पैदा हो गया कि हर चुनाव को तुम देखो तो उसको बिल्कुल हर आखिर में उसका रंग जो है वो हिंदू मुस्लिम पे आके दे दिया जाता है। तो कभी दुख भी होता है कि सेक्युलर पार्टी भी जो है वो भी उन्हीं के प्रोपेगेंडा में फंस जाती हैं, जबकि ये एक समाज ऐसा है कि जिसने मुस्लिम समाज के जिसने और दलित समाज के जिसने सेक्युलर पार्टी को जिंदा रखा है। खास करके मैं कहूँ कांग्रेस के लिए तो कोई अगर कोई एक तबका जो बिल्कुल वफादारी के साथ पिछले 70 साल से रहा हो तो मैं मानता हूँ कि वो मुस्लिम समाज रहा है। लेकिन एक इस तुम समझ लो कि जो ये युग अभी जो युग चल रहा है वो बिल्कुल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पैमाने पे हमारी मुखालिफत का चल रहा है और पूरा टारगेट लिया जाता है। और वो अब हिंदुत्व की हार्ड लाइन, हिंदुत्व की सॉफ्ट लाइन, ये बस ये हार्ड सॉफ्ट में हमारा जो चक्कर वो पूरा का पूरा हमारा फंसा हुआ है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि रिजल्ट हार जीत जो भी हो, क्योंकि जितने लोगों को आप टिकट दो तो सबके सब चुनाव जीत नहीं जाते हैं। इसलिए यानी मुसलमानों का, दलितों का प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए, उनको बराबर तरीके से हिस्सेदारी देनी चाहिए। बिल्कुल देखिए ये हर पार्टी पर होना चाहिए, क्योंकि धर्म, इस देश का संविधान इस बात की इजाज़त देता है और इस बात का सबको अधिकार देता है कि सारे धर्म और सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन जैसा आपने बताया कि दलितों का और मुसलमानों का जो है वो नुमाइंदगी कम
की जाए। हालांकि ये एक हकीकत है कि जब तक मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ेगी नहीं विधानसभाओं में, हाउस में, पार्लियामेंट में, तब तक उनकी आवाज़ बुलंद नहीं हो सकती है। लेकिन अगर गुजरात की बात करें, आप देखिए गुजरात में 13.25% पाटीदार हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस, बीजेपी सबके मिलाकर तकरीबन 52 एमएलए विधायक जो हैं वो पाटीदारों के हैं। मुस्लिमों की अगर बात करें तो मुस्लिम जो है तकरीबन 11% हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए 3 विधायक मुसलमान हैं। जबकि अगर बात करें दलितों की, ओबीसी की अगर बात करें, ख़ास ओबीसी की, तो 40% से ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी सीटें आप देखिए 20-22 है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भी इस तरह का कुछ है कि मुसलमानों को टिकट नहीं दी जा रही है इस तरह का, जैसे मैंने बिहार का भी आपको एक मामला बताया ऐसे। मैंने आपको कहा कि पूरा युग ये जो है फिलहाल पिछले 20 साल से बिल्कुल हमारे खिलाफ का मामला पूरा खड़ा कर दिया है। चुनाव में हार जीत की रणनीति को महत्व, उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। इस वजह से बहुत उसका जो सबसे ज़्यादा खमियाजा जो भुगतना पड़ा है वो हमको भुगतना पड़ा है। और गुजरात की भी आपको बात करूं कि 3 सीट की भी आपको बात करूं तो मेरी सीट के ऊपर सिर्फ 38% मुस्लिम है। एक जमालपुर ऐसी है जहाँ पे लगभग हम 52 के करीब, हम लोग 52% के करीब हमारे वोट है। जबकि जो वांकानेर में मोहम्मद जावेद पीरजादा साहब लड़ते हैं, जो जीतते हैं, वहाँ तो 24% ही है। यानी विधानसभाओं जितने बड़े इलाके होते गए इतना हमारा प्रतिनिधित्व उसमें कम होता गया। ये जो नया सीमांकन हुआ उसके बाद तो जो हमारा कुछ 2012 से नवा सीमांकन में चुनाव लड़ने का जब नौबत आई है उस वक्त तो हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि सवाल ये हो गया है कि कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी अपना जो है, सेक्युलर पार्टी अपना वोट बैंक जो है या जो अपना बेस जो है वो ट्रांसफ़र कराने में नाकामयाब होती है। मुस्लिम कैंडिडेट जब खड़ा रहता है उसको अपनी खुद की ही ताकत पे चुनाव को लड़ना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है कि मैं लड़ता हूँ। कम से कम 20,000 वोट मुझे दरियापुर विधानसभा में हमारे हिंदू समाज के, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनके भी मुझे मिलते हैं। और हमारे जावेद पीरजादा साहब वहाँ तो 24% ही हैं, उनको तो मुझसे भी ज़्यादा वोट मिलते हैं। और जमालपुर में तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्थिति, एक ही सीट ऐसी है पूरे गुजरात में जमालपुर की जहाँ पे मुस्लिम अपने बलबूते पे भी जीत सकता है, बस सिर्फ एक सीट ऐसी। लेकिन वहाँ पर भी हमको तो खाड़िया जैसे वार्ड में भी इमरान खेड़ावाला साहब को बहुत अच्छे वोट वहाँ के हमारे दिए। तो हम लोगों को भी, मुस्लिम समाज को भी थोड़ा यानी आज जागरूक भी रहना पड़ेगा। और हमको भी, भले ही कितनी भी नफरत की राजनीति हो, भारतीय जनता पार्टी का तो प्रोपेगेंडा ही है कि कैसे भी करके हिंदू मुस्लिम में दूरी पैदा खाई बनाई जाए। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि सेक्युलर जो हिंदू हमारे भाई हैं उनके साथ का हमारा रिश्ता हमको मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ये 2-5% लोग हैं। आरएसएस तो पिछले 100 साल से मेहनत कर रही है, लेकिन ये भी मेरे देश की, मेरे हिंदुस्तान की खूबी है कि उनको कामयाब होने में भी उनको यानी 100 साल लगे, उसके बाद उनको यहाँ पे। और आज भी मैं तुमको कहूँ कि अगर ये नफरत की राजनीति नहीं हो तो कुछ दिन ऐसे होते हैं पूरे साल में या पूरे एक दशक में कि जिसमें हिंदू मुस्लिम का बहुत दोनों में यानी जो एक खड़ा कर दिया जाता है माहौल। लेकिन उसके अलावा आप देखो तो हिंदू और मुस्लिम का जो रिश्ता है वो हमेशा रहता है। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि मुस्लिम से ज़्यादा भी सेक्युलर हिंदू है, लेकिन ये चीज़ को आरएसएस और भाजपा जानती है बराबर कि हमारे लोग सेक्युलर है। और अगर ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं और ये करके हिंदू मुस्लिम में खाई रहे और ऐसी गलत बातों को कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी आसान दारा के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे, हर बात में, यहाँ तक कि हम गुजरात विधानसभा में मुझे लड़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि जब हम लोग इलेक्ट होकर के आए तो उस वक्त पे हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हमारे तमाम शहरी को अब उनके साथ इंसाफ करें। हम ऐसी बात करें कि लोगों में प्यार बढ़े, भाईचारा बढ़े। लेकिन बहुत दुख के साथ भारतीय जनता पार्टी कुछ नेता आज भी गुजरात में ऐसे मौजूद हैं कि जब भी वो बात करते हैं तो उनके मुंह से जहर के सिवा, नफरत के सिवा दूसरी कोई बात निकलती है। जिस तरीके से बीजेपी का और आरएसएस का तो हमेशा ये एजेंडा रहा, और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात से शुरू से ये मानिए कि आरएसएस की एक प्रयोगशाला रहा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम वोट जितने यहाँ पर हैं, जैसा आपने पहले ही बताया कि परिसीमन के नाम पर मुसलमानों के वोटों को, दलितों के वोटों को बिल्कुल नाकारा बना दिया जाता है, लेकिन उसको नाम दिया जाता है विकास का, डेवलपमेंट का। जैसे कि मिसाल के तौर पर मानिए खानपुर इलाके में जो रिवर फ्रंट जो बनाया गया पूरा, वहाँ पर पहले झुग्गी झोपड़ियाँ थी, 10-15 हज़ार मुस्लिम और दलित लोग यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ से उठाकर उनको अलग अलग जगहों पर रखा गया, 500 फैमिली को कहीं रखा गया, 500 फैमिली को कहीं, तो जानबूझ के उनको ऐसे इलाकों में रखा गया जहां पर हिंदू वोट ज़्यादा थे, जहां पर बीजेपी के वोट ज़्यादा थे। यानी कि वो दलितों के वोटों को, मुसलमानों के वोटों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया विकास के नाम पर, ये कह सकते हैं।
बिल्कुल ये पूरी कोशिश होती ही है, आपकी बात बिल्कुल सही, मुझसे सहमत हूँ। हर प्रोग्राम चुनावी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी करती है। हर उनकी बात, उनकी जो होती है वो बस चुनाव किस तरीके से जीता जाए, लोगों का ध्यान जो विकास के मुद्दे उनकी तरफ ना जाए और बस हिंदू मुस्लिम में हर चीज़ को यानी डाइवर्ट कर दिया जाए, उस पर रहती है। और हर साजिश, हर कोशिश उनकी, हर मुमकिन हमेशा उनकी यही रही है। अब आप देखोगे आसान धारा का मैंने विधानसभा का जो आज ये कल राष्ट्रपति जी के यहाँ पर ये मंजूरी लेकर के आया है बिल, उसकी चर्चा के दौरान मैंने उस वक्त में भी कहा था गुजरात विधानसभा में, इसका मैंने विरोध किया था उस वक्त में कि ये जो तुम आसान धारा का जो तुम बिल लाए हो, ऑलरेडी आसान धारा का बिल 35 साल से गुजरात में है ही, और कोई भी चीज़ पुलिस डीसीपी कक्षा के अधिकारी की मंजूरी के बगैर तुम्हारा जो है मंजूरी तुमको नहीं मिलती और उसका दस्तावेज हो नहीं सकता है। उसके बाद तुमको डेप्यूटी कलेक्टर की परमिशन भी लेनी है यानी, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें ये देखा जाता है दस्तावेज जब भी होता है उसकी कि जब तुम्हारे पास तुमने जंत्री के मुताबिक उसमें उसकी कीमत चुकाई की है कि नहीं, अदा की है कि नहीं। अब आसान धारा का मतलब ये कि भाई धाक धमकी से और कम कीमत में मकान पड़ा लिए जाते हैं। अगर धाक धमकी की बात हो तो जंत्री की कीमत से लोग मकान ले रहे हैं, तो बात कहाँ ठहरती है? तो ये तो आसान धारा के नाम पर सिर्फ नफरत फैलाने के लिए काम हो रहा है। हाँ, और मैंने तो हाँ बिल्कुल मैंने तो उस दिन विधानसभा में भी मैंने कहा था कि ये एक ढकोसला है तुम्हारा। मैंने कहा आप मेरे विस्तार में आओ, मेरे कोर्ट विस्तार में आओ, मैं आपको हिंदू समाज के हमारे ऐसे भाइयों से तुमको मिलाता हूँ कि मुस्लिम समाज के पास तो विकल्प नहीं है कि वो जाएगा नहीं, उसका एरिया बहुत कम है, उसको तो मजबूरन भी यहाँ पड़ा रहना पड़ेगा जहाँ है वहाँ पर, क्योंकि आसान धारा पूरे शहरों में लगा दी। अब तुम नई जगह तो कहीं जा नहीं सकते, तुम्हारे पास बहुत चॉइस कम है, ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुस्लिम को तो इतना लेकिन हमारे जो हिंदू समाज के जो लोग हैं आज उनके बंगले की 300 बार 200 बार के उनके बंगले हैं, लेकिन आसान धारा की वजह से बंगलों को वो बेच नहीं पाते, जाना चाह रहे लेकिन हाँ। अब उनकी मजबूरी और उनकी परेशानी ये है कि उनके बच्चों की शादी के लिए रिश्ते भी नहीं आते हैं। यानी आप मुस्लिम इलाके में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, वो समझते शहर में रहने वाला गरीब आदमी है और यानी इसकी कोई हैसियत समाजी, नुकसान हिंदू मुस्लिम सभी को हो रहा है, इसका नुकसान हिंदू मुस्लिम सभी को हो रहा है, उसका फायदा जो असामयिक तत्व है वो उठा रहे हैं। बड़ी की बड़ी पोलों में आप देखो, हिंदू पोलों के अंदर जाके तो वहाँ पे किराएदार रह रहे हैं। मकान की तुम वैल्यू अगर आज की ज़मीनी वैल्यू उसकी देखो तो मकान की वैल्यू कम से कम 50 लाख 60 लाख करोड़ रुपए तक की हो, लेकिन आज वो 3000 4000 5000 रुपये किराए भी दिए, क्योंकि मुस्लिम या दूसरी कोई कम्युनिटी तो लेने वाली नहीं है, हिंदू कोई नया यहाँ रहने आने वाला नहीं। यानी लोगों की पोजीशन ऐसी है कि अपने कोर्ट विस्तार से बंगले बेच करके हमारे हिंदू भाई वो जो है आज पोश एरिया के अंदर जाके फ्लैटों में किराए पे रह रहे हैं। हिंदू भाइयों को भी काफी नुकसान हो रहा है। ये जो डिस्टर्ब्ड एक्ट है इससे हकीकत में जो है कई परिवार डिस्टर्ब हो रहे हैं, एक्चुअली ये ऐसे कह सकते हैं। बिल्कुल ये डिस्टर्ब ही हो रहे हैं और मैंने इस बात को बहुत, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका जवाब नहीं दे पाए थे। मैंने कहा कि अगर कोई धाक धमकी देता है और कम कीमत में किसी का मकान पड़ा लेता है उसको फांसी की सजा दो। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी इस लोकशाही में और हमारी इस गंगा जमनी तहजीब है, हम सब साथ में मिलजुल कर, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुम आसान धारा के नाम पे राजनीति कर रहे हो, इसका असर तुम मुस्लिम को जाने दो, तुम हमारे हिंदू भाइयों को देख लो कि कितनी पूरे के पूरा तुम कोर्ट विस्तार घूम के देख लो, तमाम पोलों में किराएदार रह रहे हैं, तमाम बंगलों में किराएदार रह रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन यासु भाई कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगते हैं कि विपक्ष जो है, चाहे कांग्रेस हो चाहे लेफ्ट पार्टी, जो विपक्ष है वो बताइए, अब इस मांग उठ रही है कि विपक्ष जो है काफ़ी कमज़ोर है, विपक्ष जो है मजबूती के साथ में मुकाबला नहीं कर पा रहा है बीजेपी का। दूसरी बात ये कि अबड़ासा जो सीट है जहाँ पर उपचुनाव होने हैं, अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर मुस्लिम डोमेस्टिक एरिया है, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने भी वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया है। ये भी लोगों की मांग है कि वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार दिया जाना चाहिए था। आपने जो कहा अबड़ासा की, आपने जो बात की, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ के जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने सामने से इस मर्तबा इस बात को कहा, हम लोग को मिले थे कि इस वक्त जो है आप पेटा इलेक्शन है, इसमें सत्ताधारी पार्टी जो पूरा ताकत जोर लगाती है, तो हमें जीतना, क्योंकि वो जो मैंने आपको पहले कहा मुस्लिम वर्सेस ऑल हो जाएगा। तो वो लोग ने हमसे बात रखी और उन्होंने हाईकमान के सामने बात रखी कि आप इस मर्तबा किसी भी आदमी को दे दो, हमारी चॉइस कांग्रेस है, हमारा कोई दूसरी चॉइस नहीं है, आप कांग्रेस के किसी भी नुमाइंदे को आप टिकट दे दो, उसको आप टिकट दे दोगे, उसको हम जिता देंगे। लेकिन 2022 के अंदर ये अबड़ासा की सीट पे जब हमारी इतनी बड़ी तादाद है तो उसमें ये टिकट हमको मिलनी चाहिए, ये प्रॉमिस हमको हाईकमान दे। और हमारे गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा
कि हाँ ज़रूर से 2022 के अंदर हम इस चीज़ को हम कंसिडर करेंगे और ये करेंगे। और उस वक्त में मैंने भी उनकी वकालत करते हुए जो हमारे समाज के लोग आए थे, मैंने कहा कि जिस नुमाइंदे को भी आप टिकट दो उसको पहले से कह दो कि तुम करने का मौका मिले। हाँ, कि 2.25 साल ही आपको रहना है MLA। बिल्कुल 2.25 साल के बाद ये मामला। और हमने इसके अलावा भी हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को उसमें बहुत खुल के बेबाक में, हमेशा मेरी आदत है, मैं अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं हूँ, मैंने बेबाक उस वक्त भी बात की कि जो सेक्युलर पार्टी को विशेष यहाँ तो कुछ कांग्रेस ही है, तो हमारे लोगों को हो कि वो पूरे जितनी हमारी आबादी है कम से कम इतनी ग्रांट भी हमको दे, हमारे सुख दुख में वो खड़े भी रहे। जब कम से कम भारतीय जनता पार्टी इस वजह से हमको टारगेट बनाती है कि हम कांग्रेस के समर्थक हैं और हमको उसके लिए निशाना बनाया जाता है, तो ऐसे वक्त में भी जिस पार्टी को हमने, हमारे बड़ों ने अपने खून से सींचा, इतनी परेशानियों उठाने के बाद, इतनी तकलीफ उठाने के बाद हमने पार्टी को नहीं छोड़ा, तो कम से कम पार्टी के लोगों को भी हमारे सुख दुख में, और ख़ास करके जब हमारा दुख हो तो कम से कम न्याय इंसाफ की बात हो। हम ये नहीं कहते किसी असामाजिक तत्व को तुम बचाने के लिए आओ, लेकिन जहाँ पर सही लोगों को, सिर्फ वो मुस्लिम है इसलिए उसको अगर प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसे वक्त में पार्टी को मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े रहना चाहिए। मैंने बहुत खुल के कहा कि अब हमारा नौजवान जाग गया है, सोशल मीडिया का युग है, अब हमारे बड़ों ने कुछ बातों को अगर बर्दाश्त भी कर लिया, लेकिन आज की जनरेशन है वो बर्दाश्त करने वाला नहीं है, वो हमसे भी सवाल करता है। वो हमसे कहता है कि भाई हार्दिक पटेल अपने समाज की बात करके अपना जनाधार बनाते हैं, चिंगनेस अपने समाज की बात करके बनाते हैं, अल्पेश ठाकुर वो अपनी बात को बनाते हैं, तो बोले कि हमको भी तो। लेकिन इसके साथ में मैं समाज के लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 13 साल से जब से मैं विधायक हूँ, हर बात को विधानसभा हो या कांग्रेस पक्ष हो, बेबाक तरीके से किया है, सही तरीके से बात को और ईमानदारी के साथ रखी है बात को। और बात रखने के पीछे का मकसद एक ही है कि मैं ईमान वाला हूँ, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि जो जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दी है, इसका जवाब मुझे मरने के बाद अल्लाह को देना है। पूछा जाएगा कि हमने ये काम किया, जब हमने तुमको MLA बनाया था, हमने तुमको ताकत दी थी, तो तुमने तुम्हारी कोशिश किया नहीं की। तो हर चीज़ ईमानदारी से उनको निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन समाज को भी अपील करता हूँ कि जब आप जिनको रहबर बनाते हो, जिनको नेता चुनते हो, तो कम से कम उन पे भरोसा भी रखो और उनकी बात को मानो भी, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि ज़्यादातर तकलीफ जो है कि हमारी बातों को मानने में नहीं होता है। सोशल मीडिया के बहुत से फ़ायदे भी हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ नुकसान भी हुए हैं कि कुछ न्यूसेंस 5-7 मंद बुद्धि के बच्चे अहमदाबाद में हैं और विकृत लोग हैं कि जिनका काम, और उसमें कुछ लोग तो ऐसे कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे पीछे से उनका जुड़ाव है और उनकी सपोर्ट ये रहती है कि मुस्लिम लीडरशिप को किस तरह डिस्टर्ब किया जाए, तो उनका लेके वो सोशल मीडिया में कुछ गलत बातों को छोड़ करके समाज को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। गलत बात हो, MLA नहीं, कोई भी उसको तुमको बोलना चाहिए, समाज को खुल करके उसका, और लोकशाही है, उसका अधिकार है, लेकिन किसी का हाथा बन के प्रोपगंडा नहीं करना चाहिए। तो सोशल मीडिया के फायदे के साथ साथ एक नुकसान भी है कि गलत बातों को छोड़ देते हैं तो समाज के अंदर उसकी गलत बातें जाती है। एक तरफ हम फरियाद करते हैं कि हमारा रहबर नहीं है, हमारा लीडर नहीं है, और जब अब बेबाक तरीके से विधानसभा में लड़ते हैं, बेबाक तरीके से पार्टी में लड़ते हैं, बेबाक तरीके से हम काम करते हैं, तो ऐसे वक्त में हम तीनों नुमाइंदे हैं, मैं हूँ, इमरान खेड़ावाला है और जावेद पीरजादा, हमको पूरा उनको सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। यस भाई, आखिरी सवाल कि मैंने पिछले दिनों जफ़र सरेशवाला साहब का एक इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पता है कि मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, मुसलमान लौट के हमारे पास आया क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। इस वजह से कांग्रेस पार्टी जानबूझकर जो है वो मुसलमानों को उनके हाल पर छोड़ देती है, टिकट भी नहीं देती है। जफ़र सरेशवाला साहब ने ये कहा था, इस पर क्या कहेंगे आप? जफ़र सरेशवाला साहब की जो बात है, जफ़र सरेशवाला साहब ने इतने दिन तक मोदी जी की वकालत की, समाज का क्या हित का काम करवाया उन्होंने? ठीक है, उनको किसी जगह पे यूनिवर्सिटी में कहीं पे उनको चांसलर बना दिया, लेकिन समाज को कितनी टिकट दिला पाए? एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी टिकट नहीं दिला पाए, एक विधानसभा में भी टिकट नहीं दिला पाए। मैं आपको कहूँ कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो युग चल रहा है इसमें मैं मानता हूँ कांग्रेस की भी बहुत कमजोरी, मैं बोलूँगा, लेकिन जिस तरीके का माहौल पैदा हुआ है उस माहौल के अंदर अभी फ़िलहाल हमको समाज को बहुत संजीदगी के साथ सबको साथ मिलके
एकजुट होकर हमको रहना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो बेहतरी बहबूदी और हमारी जो भलाई है, सेक्युलर जो हिंदू भाई हैं जो हमारे, उनकी तादाद 99% से ज़्यादा है। ऐसे लोगों के साथ हमारा रिश्ता कैसे मजबूत हो। हमारा दुश्मन जो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, जो गलत प्रोपेगेंडा करके हमको हमेशा हिंदू समाज की निगाह से गिराने का काम करता है, हमको बदनाम करता है, कोई कोशिश वो लोग छोड़ते नहीं है। क्योंकि आप देखो कि आरएसएस हर साल कम से कम 250 से 300 पत्रिकाएं नागपुर से निकालता है, और हर जिला हर तालुके की अलग बनती है, हर राज्य की अलग बनती है, और सिर्फ उसके अंदर एक ही बात होती है कि किसको किस तरीके से मुस्लिम समाज को कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी उसको असामाजिक प्रवृत्ति के नाम पे, कभी गौ रक्षा के नाम पे, कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित तो किया जाए। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान की आवाम पूरा समझ रही है। लेकिन हम लोगों को भी अब थोड़ा सा जो है, हमारा जो यंग जनरेशन है और मैं हमारे जो लीडर्स हैं उनको भी मैं अपील करूंगा, चाहे वो कांग्रेस में हो या किसी भी पार्टी में हो, कि हम लोग जहाँ पर भी हो, अगर हमारे जो वोट है अगर मैं कांग्रेस को दिलवाता हूं, तो मैं अगर मेरे समाज के वोट दिलवाता हूं तो मेरे समाज को उसका फ़ायदा भी दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। सिर्फ हम वोट दिलाने के लिए बीच के अंदर एक बिचौले का काम करें, बिचौलिए का, वो नहीं होना चाहिए। अगर हमारा समाज वोट देता है तो हमारे समाज को उसका मुआवजा भी उसको मिलना चाहिए, उसको फ़ायदा भी मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को भी मिलना चाहिए, और उसकी कोशिश बेबाक तरीके से हमको करनी चाहिए। हमको किसी से डरना नहीं चाहिए। हम किसी भी पार्टी में, चाहे कांग्रेस में हो या और कोई सेक्युलर पार्टी में, उसमें हम भाड़वा नहीं है, हम मकान मालिक हैं, हमने उसको जिंदा रखा है, इसलिए इस बात को बेबाक तरीके से करना चाहिए। और मैं आपको कहूँ कि मैंने ये बात ऐसा नहीं है कि यहाँ, मैंने जब राहुल गांधी जी ने 2013 में मुझे बुलाया था, उस वक्त में भी मैंने उनको बात की थी कि मुसलमान कांग्रेस पार्टी को वहाँ ही वोट देता है कि जहाँ पे थर्ड फोर्स मजबूत नहीं है। तुम्हारी खुशनसीबी है कि गुजरात में थर्ड फोर्स नहीं है, इसलिए क्योंकि बाबरी मस्जिद के बाद जो मुसलमान, तो हमने तो उनसे भी कहा कि आप हमारा ध्यान रखो, हमको तुम सरपंच से लेकर संसद तक हमको प्रतिनिधित्व दो, नुमाइंदगी दो, हमको तुम एक माइनॉरिटी सेल, लघुमती सेल बना के उसको कॉर्नर मत करिए हमको, बिल्कुल हमको तुम एक तरफ। हमने तो उनसे कहा कि तुम हमारी इफ्तारी के कार्यक्रम मत करो, इफ्तारी में टोपी लगा कर आप मत आओ, तुम हमारे 12 वफात के जुलूस में आके स्टेज पे बड़ा सा वो लगा के बैठ जाना, मुहर्रम के जुलूस में आ जाना, इफ्तारी का, ये हमारी राजनीति, इतने में राजनीति पूरी। मैंने कहा हमको ये दिखावा नहीं चाहिए। यहाँ तक कि आपको कहूँ कि मैंने तो उस वक्त में ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, मैंने कहा उनसे आप कहो कि ऐसे गलत स्टेटमेंट न करें कि हिंदुस्तान के संसाधनों पर लघुमती का पहला अधिकार है। मैंने कहा राहुल जी, हमको पहला नहीं आखिरी अधिकार भी नहीं मिलता है, और इसमें मुसलमान को ऐसा लगता है कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है, और हिंदू समाज को ऐसा लगता है कि तुष्टिकरण हो रहा है, दोनों लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ। तो मैंने कहा हम आपकी मंशा पे जरा भी वो नहीं करते। आपका परिवार जो है गांधी परिवार, वो हमेशा मुसलमानों के लिए हमदर्द रहा है, लेकिन आप जो है अगर नई दिशा में जाना चाहिए, उस वक्त में भी उनको भी कहा था कि यंग जनरेशन की बात मैंने की थी कि अब सवाल होने लगे हैं, तो आप ये जो दिखलावे वाली राजनीति है वो बंद हो, ज़मीनी हकीकत पे ये काम हो। उस वक्त पे मैंने बहुत ही बेबाक, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज ये सामने से बुलाया है और ये सब मौका शायद ज़िंदगी में मिले या ना मिले, तो बेबाक तरीके से ईमानदारी के साथ उनके सामने बात को मैंने रखी थी कि मुस्लिम समाज को सरपंच से संसद तक उसका अधिकार मिलना चाहिए, और उसके जो समाज के लोग हैं उनके साथ दिखलावे की राजनीति नहीं, बल्कि सही मानों में विकास की हो, क्योंकि लोग हमसे सवाल करते हैं। ग्यासु भाई, एक आखिरी सवाल, हार्दिक पटेल जिन्हें राजनीति का ज़्यादा कुछ अनुभव भी नहीं है, जब हार्दिक पटेल गुजरात में कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं, क्या गयासुद्दीन नहीं बन सकते? मैं आपसे कहूँ कि उस चीज़ में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं विधानसभा के एक धारासभ्य तरीके में बहुत ही अच्छे तरीके से, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे भरोसा है कि मैं अच्छे तरीके से उसको अंजाम देता हूँ। और अभी जिस तरीके की राजनीति हिंदू मुस्लिम वाली जो चलती है, तो अभी ऐसी जगह के लिए सोचना मैं मानता हूँ कि वो सही नहीं है। लेकिन अपनी बात को, क्योंकि अभी ये युग जो है वो बिल्कुल आप समझते हैं कि क्या युग है अभी, और हम, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हमारी बात को नहीं रखें। कार्यकारी अध्यक्ष की बात बहुत दूर रही, लेकिन एक अध्यक्ष जिस तरीके से बात करता है मजबूती के साथ, ऐसी मजबूती के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी किसी से भी डरे बगैर हक बात को हमेशा बोलने की कोशिश की, चाहे वो विधानसभा हो या कांग्रेस भवन हो, और चाहे वो कांग्रेस का कोई भी नेता हो, चाहे दिल्ली का भी कोई नेता हो बड़ा।
मैंने बात की है, क्योंकि आखिर में भी यही बोलूँगा कि मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि कौम जब नुमाइंदे को चुनती है, लोग जब नुमाइंदे को जब चुनते हैं, तो वो तो बेचारे आने वाले नहीं हैं वहाँ पे। उनकी जितनी भी बात है, उनको हमारी समझदारी के साथ जितनी सूझबूझ, जितनी सलाहियत अल्लाह ने हमको दी है, उसको हमको मजबूत से रखनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि मैंने सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, लेकिन गरीब हो, दलित हो, पछात हो, हिंदू मुस्लिम तमाम के लिए, तमाम कम्युनिटी के लिए, 6.5 करोड़ गुजरातियों के लिए हमेशा आवाज़ को उठाई है। लेकिन जिस समाज से मैं आता हूँ और समाज के हमारे प्रतिनिधि तो कम है, तो उस आवाज़ को तो और ज़्यादा तेज़ी से और मजबूती से पूरी उठाने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया ग्यासु भाई। तो जिस तरीके से जो बताया ग्यासु भाई ने, हर मसले पर जो है वो खुलकर बात की, जिस तरीके से ये हकीकत ये बात है कि ये दौर ही ऐसा चल रहा है, सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में एक ख़ास समुदाय को जो है वो नीचा दिखाने की और बदनाम करने की साजिश की जा रही है। तो ऐसे में ये एक हकीकत है जो ग्यासु भाई ने बताया कि हमारे मुस्लिम युवाओं को, हमारे दलित युवाओं को भी ये बात समझनी चाहिए कि हम किसी का हथकंडा ना बने, हम किसी के लिए इस्तेमाल ना हो जाएं, क्योंकि भारत का संविधान जो है वह गुलदस्ते की तरह हम सबको रहना सिखाता है। इस पर जो है वो हम सभी को ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।